अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो चैप्टर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद हम अपना जो लेक्चर 7 है उसकी स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारा लेक्चर 7 वो है चैप्टर 3 के बारे में। तो चैप्टर 3 का नाम है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनने के लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एग्रीमेंट्स किस तरह से वाइड हो जाते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो आज हम पहले लेक्चर में अपने टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, और उसके क्वेश्चंस जो होंगे और उसके एग्जांपल होंगे। तो कल हम कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसको हम कल देख रहे होंगे। तो आज हम अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो आखिर तक कंफ्यूज रहते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो वाइड एग्रीमेंट है, क्या जो वाइड एग्रीमेंट है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, हमें किस तरह से पता लगेगा कि जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये या वाइड एग्रीमेंट है, किस तरह से पता लगेगा, इस चीज़ की हम आज निशानदेही करेंगे। सबसे पहले तो पुरानी बातें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता है उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। हमने पढ़ा जब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऑफ़र के साथ एक्सेप्टेंस मिला दी जाए तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड कर दी जाए, कंसीडरेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा था, लेकिन इसको डिटेल में कल के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम इसकी कि कंसीडरेशन क्या होती है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंसिडरेशन बन सकती हैं। तो हमने फ़िलहाल जो कंसिडरेशन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था, जो बदले में फ़ायदा जो पहुंचाया जाता है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबिलिटी जो है एग्रीमेंट के साथ ऐड हो जाए, एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आज हम देखेंगे हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरह से हम इस चीज़ को एवेल्यूएट करेंगे कि ये इन्फोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट है और ये इन्फोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस चीज़ को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस का समझना जो है वो ज़रूरी है। तो बेसिक डेफिनेशंस की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट कौन सा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। तो इसी चीज़ की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे नाम से ही जाहिर है, कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था उसके बाद वो वॉइड हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट तक आने वाले जितने स्टेप्स थे वो सारे उसने फॉलो किए, उन सारों पे वो पूरा उतरा, लेकिन उसके बाद भी किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से रह गया, वो वॉइड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले उसे एग्रीमेंट पहुंचना होगा, ऑफर पर एक्सेप्टेंस बननी होगी, कंसिडरेशन होनी होगी, तब वो एग्रीमेंट तक पहुंचेगा। और उसके बाद एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा जब एग्रीमेंट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट बना, एक एग्रीमेंट हुआ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया किसी वजह से, तो फिर हम उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसके बारे में जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो इसकी हम अगर एग्जांपल लें, आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, अ म्यूज़िक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर अ सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट। एक म्यूज़िक हॉल है, उसको कॉन्सर्ट्स के लिए रेंट पे लिया गया, लेकिन उस हॉल में पहला कॉन्सर्ट होने से पहले ही आग लग गई। देखें, जब कॉन्ट्रैक्ट किया रेंट पे लेने का तो वो जो है हॉल बिल्कुल ठीक था, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक था, तो कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था। उन्होंने सारी जो है चीज़ें, जो सारे एसेंशियल्स थे उनको कंप्लीट किया, एग्रीमेंट किया, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन वो पहला कॉन्सर्ट होने से पहले ही
वो जो है उसको आग लग गई, किसी तरह से वो जगह जो है वो तबाह हो गई। उस वक्त जिस वक्त उसको आग लग गई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो आगे नहीं चल सकता, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त जिस वक्त आग लगी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना था, इसी वजह से ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज सेड टू बी वॉइड, यानी वो एग्रीमेंट वॉइड होगा जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हुआ ही नहीं। अगर तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो जाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। एग्रीमेंट तक की पहुंचने की फ़ेज़ क्या है? एग्रीमेंट तक पहुंचने की फ़ेज़ ये है कि ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए तो प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन होनी चाहिए तो वो एग्रीमेंट बनेगा। कंसिडरेशन भी आ गई, ऑफर भी होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी, वो एग्रीमेंट बन गया। लेकिन वो जो एग्रीमेंट था इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं रहा, लॉ ने उसको इन्फोर्स करने का ऑर्डर नहीं दिया हुआ, उसको रोकने का हुक्म दिया हुआ है या कोई भी किसी भी तरह से उसको रोका हुआ है, तो फिर वो एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ जो है उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। तो जो वॉइड एग्रीमेंट है वो वॉइड ए बी इनिशियो होगा। ए बी इनिशियो आप कई जगह पे इस चैप्टर में भी सुनेंगे, आगे भी कॉन्ट्रैक्ट में कई जगह पे आप इस वर्ड को सुनेंगे, ए बी इनिशियो। ए बी इनिशियो का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग से ही गलत है, स्टार्टिंग से ही चीज़ वॉइड है, उसको ए बी इनिशियो कहते हैं। जिस दिन वो चीज़ हुई थी उसी दिन से वो चीज़ गलत थी, उसको हम उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं ए बी इनिशियो, आई वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। जो बिगिनिंग से ही चीज़ जो वॉइड है उसको ए बी इनिशियो कहते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हुआ ही नहीं, उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर ए एग्रीड टू प्रोवाइड 1 kg हशीश। हशीश होती है, ये एक किस्म की ड्रग होती है जो इलीगल होती है। 1 kg हशीश टू मिस्टर बी फॉर ₹1 मिलियन। उसने 10 लाख रुपए के लिए 1 kg हशीश बेचने का वादा किया, लेकिन ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये इन्फोर्सेबल लॉ ही नहीं है। लॉ ने जो है वो रोक लगाई हुई है, वो जो लॉ ने मना किया हुआ है हशीश की खरीदो फरोख्त का, इस वजह से ये एग्रीमेंट जो है ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ ही नहीं है। तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट जो है वॉइड है, इसको वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल दी हुई है, मारिया जो है वो एक माइनर है। माइनर को हमने अभी अपने आगे टॉपिक में डिटेल से डिस्कशन करनी है माइनर के बारे में। माइनर क्या होता है, फिल वक्त आप माइनर का ये समझें कि माइनर का मतलब है बच्चा। तो मारिया जो कि एक बच्चा है, उसने 1 लाख रुपए उधार लिए लैला से और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी लिखा दी, प्रॉपर्टी गिरवी लिखा दी और 1 लाख रुपए उधार ले लिए। देखें जो लॉ है ना, हमारे लॉ में है जो माइनर है ना, छोटा बच्चा है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसकी क्या क्या शराइत हैं, किन शराइत पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो हमने अभी आज के लेक्चर में ही आगे टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन फिल वक्त आप ये ज़हन में रखें, जो माइनर है, छोटा बच्चा है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो लैला ने माइनर के साथ किया है, मारिया के साथ किया है, वो वॉइड होगा, क्योंकि किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर के साथ नहीं हो सकता, ये लॉ ने ना किया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो ये एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया, तो ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, वॉइड एग्रीमेंट में। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है, उसके बाद किसी तरह से जाके उसकी हैसियत ख़त्म हो रही होती है, तो उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो सिरे से ही गलत होता है, वॉइड ए बी इनिशियो होता है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं होता, इन्फोर्सेबल बाई लॉ ही नहीं होता, इसी वजह से उसको वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है। तो आगे जितने भी हम केस स्टडीज़ आएंगी, जितनी भी हम चीज़ें आएंगी, उनको हम हर चीज़ को इस बेस पे भी इवैल्यूएट कर रहे होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता रहे होंगे, अपने जहन में सोच रहे होंगे आप इस चीज़ को कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या ये वॉइड एग्रीमेंट है। तो ये दो डेफिनेशंस जो हैं, इनको आप एक दफ़ा देख लें, इनको पढ़ लें, आसान सी चीज़ें हैं, होपफुली समझ में आ जाएंगी। तो इसके आगे जो हमारी डेफिनेशन है इस बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए, वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। ऑब्वियसली अभी शुरू से ही हम बात करते आ रहे हैं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। इसकी कोई भी एग्जांपल मेरा ख्याल है मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। अमजद एग्रीज विद हबीब टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर ₹450,000।
तो उसने 4,50,000 की जो अपनी मेहरान सुजुकी है वो बेचने का वादा किया। देखें, अब लॉ में कहीं भी ये चीज़ मना नहीं है कि आप सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल नहीं बेच सकते। कहीं भी लॉ में ये नहीं है। ये कोई भी रीज़नेबल पर्सन बता सकता है कि ये लॉ में अपनी कार ख़रीदने बेचने पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। कार की जगह कोई ड्रग यूज़ कर रहा होता, कोई ऐसी प्रोहिबिटेड चीज़ यूज़ कर रहा होता जिसमें ला की जो है ला ने उस पर पाबंदी लगाई हुई है, तो हम ओबियसली बता सकते थे कि ये जो चीज़ है इसकी खरीदो फरोख्त वाइड है, तो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसकी खरीदो फरोख्त पे बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो इसकी वजह से ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने देखना है कि कौन सी चीज़ वैलिड है, कौन सी चीज़ इनवैलिड है, कौन सी चीज़ वाइड है। तो ये देखने का यही तरीका है। कुछ चीज़ें तो सामने बिल्कुल सिंपल नज़र आ रही होती हैं कि ये चीज़ जो है ये वाइड है, जिस तरह मैंने आपको ड्रग्स की एग्जांपल दी। लेकिन कुछ के बारे में कन्फ्यूजन होती है, तो फिर वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इंडिकेशन आपको केस स्टडी में देगा। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन देगा, वो केस स्टडी देगा, उसमें वो बता रहा होगा कि ये चीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमें केस स्टडी में बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये लॉ में मना है कि नहीं। हम लॉयर नहीं हैं, हमने सिर्फ केस स्टडीज़ को सोल्व करना है। तो वो आपको इंडिकेशन देगा ये चीज़ जो है वो लॉ में मना है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं जैसे ड्रग्स वगैरह हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें, इनके हवाले से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉ में करना मना है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो हमने अभी तक 3 डेफिनेशन देखी हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल के मतलब को पहले समझ लें। देखें, हमने बात की है वैलिड के बारे में। वैलिड का मतलब तो सिंपल सा है, वैलिड का मतलब है ठीक, सही, ये सही कॉन्ट्रैक्ट है। वाइड का मतलब है ये सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन वॉइडेबल का मतलब है ये सही कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, ये सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता। पिछला जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की एक एग्जांपल दी थी। उस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की एग्जांपल में इस तरह से था कि एक आदमी जो है उसने ऑफ़र किया और उस ऑफ़र में कहा है कि मुझे आपका जो एक्सेप्टेंस का रिप्लाई है ना वो लेटर में ही चाहिए। तो आपके लिए लाजमी है कि वो रिप्लाई जो है आप वो लेटर की फॉर्म में ही करें, अपनी एक्सेप्टेंस उसको लेटर की फॉर्म में भेजें। लेकिन अगर आप लेटर की फॉर्म में नहीं भेजते तो अब वो उस बंदे पे है, उस इंसान पे है जिसने ऑफ़र की थी। चाहे तो वो उसको रख ले, चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये जो पावर है ना एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की उस बंदे के पास, यही पावर उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस एग्रीमेंट को वॉइडेबल बनाती है। अब उस आदमी पे है, वो चाहे जो है इसको रख ले, चाहे तो इसे वॉइड कर दे, चाहे तो इसे कबूल कर ले, चाहे इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ले। जो इस तरह की सिचुएशन होती हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं उन्हें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन का जो टर्म है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें धमका के, डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को धमका डरा के एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे 10,000 रुपये का जो है वो लैपटॉप ले लिया। लैपटॉप जो था उसका वो 20,000 रुपये का था, उसने 10,000 रुपये का वो लैपटॉप ले लिया, या अपनी सोच के मुताबिक उसने वो लैपटॉप सस्ता ले लिया उसे डरा धमका के। कल को कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट फैसला करेगी जिसके साथ जिस बंदे का लैपटॉप लिया गया है डरा धमका के, अब ये उस पे है। चाहे तो वो इससे अपने जो पैसे वापस ले ले, लैपटॉप वापस ले ले, चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट रख ले। फॉर एग्जांपल उस वक्त जिस वक्त उसने केस किया और वो केस जीता, उस लैपटॉप की कीमत 9,000 रुपये हो चुकी थी। अब उसने वो, क्योंकि वो 10,000 का बेच चुका था, अगर अब वो बेचेगा तो उसकी कीमत 9,000 रुपये होगी। वो कह सकता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसको मैं वैलिडिटी देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हटता। अब उसकी मर्जी है जिसके बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है कि चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर दे। अब जिस बंदे के साथ मारपीट हुई, जिसको मारपीट के या डरा धमका के वो लैपटॉप लिया गया, अब कोर्ट जो फैसला करेगी वो उस बंदे की मर्जी होगी। अब उसकी आज़ादाना जो राय है वो शामिल होगी। चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रखे, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर दे। इसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, यानी कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें से किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे वो वॉइड या वैलिड होने का उसका जो फैसला है वो छुपा होता है, जिसकी बेस पे उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपकी ICAP स्टडी टेक्स्ट में है। आजम थ्रेटन्स टू किल बाबर, आजम ने बाबर को मारने की धमकी दी। इफ़ ही डज नॉट सेल हिज BMW फॉर 1 मिलियन रुपीज़ टू आजम, अगर वो अपनी BMW 10 लाख रुपए की आजम को नहीं बेचेगा तो फिर आजम उसे बाबर को मार देगा, उसने ही उसे धमकी दी। बाबर ने उस वक्त बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज BMW टू आजम एंड रिसीव द पेमेंट, और पेमेंट ले ली। हेयर बाबर्स कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन, कोर्शन का मतलब डराना धमकाना। कोर्शन का डिटेल्ड कंसेप्ट क्या होता है ये आगे एक चैप्टर में हम जो है इसको देख रहे होंगे, इस वक्त आप यही समझें। कोर्शन का मतलब होता है डराना धमकाना। तो डरा धमका के इसकी जो है कंसेंट ली गई थी बाबर की, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल होगा बाबर की बेस पे, यानी अब बाबर पे है, चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर ले जब ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाएगा। तो ये था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 4 जो बेसिक कंसेप्ट हैं इस टर्म को समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, वो पहली थी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी थी वॉइड एग्रीमेंट, तीसरी थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और चौथी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन चारों को आप देख लें, होपफुली सिंपल सी बातें हैं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, इसके अलावा फर्स्ट लेक्चर में आपको नंबर में वैसे भी बता चुका हूँ, तो उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे किसी भी वक्त मैसेज करके इस कंसेप्ट को जो है वो पूछ सकते हैं। इसको एक बार इधर वीडियो को पॉज करके तो इधर इन चारों चीज़ों को देख लें। और स्लाइड्स जो हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में स्लाइड्स का लिंक भी साथ साथ हर लेक्चर के साथ उसकी जो स्लाइड्स होती हैं उसका लिंक आपको दिया हुआ होता है। SC लर्निंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये स्लाइड्स पड़ी हुई होती हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है, जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। इसमें ये बात नहीं करेंगे हम एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किन कब बनता है, कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जिस पे इसकी वैलिडिटी बेस करती है, जो इसको वैलिड बनाती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, द एग्रीमेंट इज़ मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने जा रहा है, वो एग्रीमेंट बनाया गया हो दोनों पार्टीज की आज़ादाना राय से, दोनों की आज़ादाना मर्जी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो। ये नहीं है कि किसी को डरा धमका के किसी को मार के वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो, वो एग्रीमेंट बनाया गया हो, तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा, वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, वो वॉइडेबल हो सकता है, वो वॉइड भी हो सकता है, वो वॉइडेबल भी हो सकता है। जिसके साथ मारपीट हुई है उसकी बेस पे उस पार्टी के हक में जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी किया जा सकता है कि उस पार्टी की जो है वो मर्जी है, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रखे चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को मुस्तरद कर दे, लेकिन फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बात की, हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करने जा रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने नहीं जा रहे। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली जो चीज़ है वो दोनों पार्टीज की आज़ादाना मर्जी के साथ वो एग्रीमेंट जो है वो किया गया हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह से है, अदील बीट्स बाबर, अदील ने बाबर को जो है वो मारा, उस पर तशद्दुद किया, एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक फॉर 20,000 रुपीज़, और 20,000 रुपये में उसकी बाइक जो है वो ख़रीदने का बोला। हेयर बाबर्स कंसेंट इज़ नॉट फ्री, बाबर की आज़ादाना मर्जी इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, क्योंकि उसको डरा धमका के उसको मार के कोर्शन के साथ जो है ये उसकी मर्जी, उसकी राय हासिल की गई है, उससे हाँ करवाई गई है। इट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है
लेकिन ये वॉइडेबल है, वैलिड नहीं है। और हम बात कर रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स की। तो पहला एसेंशियल, एग्रीमेंट इज मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। ये आपको इंशाल्लाह हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ ही आपको याद हो जाएगा, इतनी कोई भी इसमें ना समझने वाली ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इधर से आपको केस स्टडी ही आएगी, वो इसी तरह से केस स्टडी बना लेगा, बाबर पे बहुत जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब बताएं जी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है। तो फिर आप उसको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक जो एग्रीमेंट है वो फ्री कंसेंट से ऑफ पार्टीज से ना लिया गया हो तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, जिसकी बेस पे हम कहते हैं जी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसी तरह का वो कोई सिनेरियो बना के आपको क्वेश्चन में दे देगा। सो इन चीज़ों को आपने जेहन में रखना है, अपने जेहन में बिठाना है, बजाय रट्टा मारने के इनको आप समझें। जितना अच्छा समझेंगे उतना बेहतर है। इनको आप बिल्कुल अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, कोई कैद नहीं है अभी आपने वर्डिंग ये यूज़ करनी है, लेकिन जितनी अच्छी आपको समझ होगी उतना अच्छा आप इसको पेपर में टैकल कर पाएंगे। जितना मर्जी वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना दे, अगर आपको इन बेसिक्स का पता है, आपको ये पता है जो एग्रीमेंट है वो दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट से होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो फिर आपको वो किसी तरह से भी कान एक साइड से पकड़ ले, कान दूसरी साइड से पकड़ के, जिस तरह का मर्जी आपको कम्प्लेक्स सिनेरियो बना के दे दें तो आप उसको वो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो अगला जो एसेंशियल है उसको देखते हैं। द पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट कर रही हैं पार्टीज वो कॉन्ट्रैक्ट करने के वो कम्पिटेंट हों। कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट नहीं होती, इनको तफसील से हमने अभी इसी लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे तफसील से देख रहे होंगे। लेकिन फिल वक्त जो लॉजिक की बात है, आप किसी भी पागल आदमी को पकड़ें और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पागल आदमी है, उसका जहन काम नहीं करता उस तरह से जिस तरह आम लोगों का करता है। वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब कोई भी आदमी मरने वाला है, उसके साथ आप पकड़ के उसको कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दें, वो मेंटली इल है, बहुत ज़्यादा बीमार है मेंटली, उसे समझ नहीं आ रही, उसे सामने अंधेरा छाया हुआ, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसके साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी जो है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। आप छोटे से बच्चे के साथ पकड़ के छोटे से बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें तो इस तरह से भी बिल्कुल भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट के जो काबिल नहीं है, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मिस्टर टाइसन जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर स्मिथ के साथ। मिस्टर स्मिथ जो है एक मेंटल पेशेंट है, टू बाय हिज हाउस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर स्मिथ जो है वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह जो आपके स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल दी हुई है मारिया ए माइनर, ये वही जो पीछे हमने एग्जांपल पढ़ के आए हैं, बिल्कुल वही एग्जांपल उन्होंने उठा के इधर लिख दी और ये बिल्कुल वैलिड है कि मारिया जो है एक माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया लैला के साथ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मारिया एक माइनर है, एक बच्चा है, और बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो दो चीज़ें हमने देख ली, पहली जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी आज़ादाना मर्जी शामिल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमने देखी, जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम। एग्रीमेंट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? जो बदले में दोनों को फ़ायदा मिल रहा होता है, पैसे मिल रहे हैं, उसको बाइक मिल रही है, अगर एक बाइक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो एग्रीमेंट है वो लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मुझे जो है वो बाइक दो, मैं बदले में आपको इतनी जो है वो ड्रग्स सप्लाई कर दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये एग्रीमेंट जो है ये वैलिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेसिकली तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके बाद जाके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह से ख़त्म हो रहा होगा तो फिर हम उसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन ये चूँकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट जाएगा ही नहीं, ये पीछे ही ख़त्म हो जाएगा, ये वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन वाली बात की। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बना ही नहीं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ ही नहीं, क्योंकि लॉ ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है किसी भी किस्म की जो ड्रग्स हैं, नशावर अद्वियात हैं, उनकी खरीदो फरोख्त पे जो है वो पाबंदी है। तो इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो हमेशा एग्रीमेंट रहेगा, और एग्रीमेंट भी वो वाइड हो जाएगा, क्योंकि जो है लॉ उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है।
तो एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो लॉफुल कंसिडरेशन का होना चाहिए, उसमें जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इसके हम एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल वही हशीश वाली एग्जांपल ली है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्टैक्ट किया कि मैं आपको 1 kg जो है वो ड्रग्स प्रोवाइड करूंगा 10 लाख रुपए के लिए, तो एग्रीमेंट जो है ये वॉइड है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो कंसिडरेशन है, एक मिस्टर हशीश जो है एक बंदे के लिए कंसिडरेशन जो है वो 10 मिलियन रुपीज़ है। 10 मिलियन रुपीज़ पैसा कंसिडरेशन तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे बंदे के लिए कंसिडरेशन है वो है 1 kg ड्रग्स, जो कि बिल्कुल भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, जिसकी बेस पे ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमने देख लिया है, एग्रीमेंट द एग्रीमेंट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल कंसिडरेशन की बेस पे होगा, उसमें जो कंसिडरेशन होगी वो लॉफुल होगी, तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन पाएगा। एक और एग्जांपल आपकी जो स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है कि 3 दोस्त हैं, उन्होंने फ्रॉड के ज़रिए कुछ पैसा कमाया। अब वो इनको एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक एग्रीमेंट आपस में साइन करते हैं कि इस फ्रॉड के कैसे पैसे को हमने किस तरह से अपने आपस में बांटना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, क्योंकि जब फ्रॉड है वो लीगली वॉइड है, लॉ ने फ्रॉड करने से मना किया हुआ है, फ्रॉड एक जुर्म है जिसकी बेस पे ये कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो ही नहीं सकता। तो ये एग्रीमेंट लेवल पे ही वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये था थर्ड पॉइंट, और हम लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं। द एग्रीमेंट इज मेड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखें, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट थोड़ा करना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम चीज़ लग रही है। लेकिन लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये तकरीबन बाकी है भी सेम चीज़, लेकिन इनको 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आप ज़रा ध्यान रखें, इस चीज़ को जहन में रखें। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में जो है वो एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल जुए के एग्रीमेंट करते हैं हम, वैगर एग्रीमेंट को भी आगे जाके हम डिटेल में देख रहे होंगे, लेकिन कम से कम आपको इतना ज़रूर पता होगा जो जुआ खेलना वो है हमारे लॉ में, पाकिस्तानी लॉ में जो है वो प्रोहिबिटेड है, उसका मना किया गया है। तो अगर जुए के किसी किस्म के भी कोई एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर कल बारिश हुई तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अगर कल बारिश ना हुई तो आप मुझे 1,000 रुपये देना। ये क्या है? ये जुआ है, अनसर्टेन इवेंट है, किसी को नहीं पता कि बारिश कब हो। वैगरिंग एग्रीमेंट है। वैगरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये सारी डिटेल डिस्कशन हमने आगे देखनी है। फिर वक्त आप ये अपने जहन में रखें, जो वैगरिंग एग्रीमेंट हैं अनसर्टेन इवेंट के हवाले से होते हैं, जिस इवेंट का पता नहीं होता कि वो इवेंट होगा भी नहीं होगा, उस इवेंट के हवाले से ये एग्रीमेंट किए जाते हैं। और ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये वॉइड होते हैं, कम्प्लीटली वॉइड होते हैं। जो है हमारा पाकिस्तान का लॉ है उसमें इनको कम्प्लीटली वॉइड करार दिया गया। तो जो वैगरिंग एग्रीमेंट्स हैं, जुए के एग्रीमेंट हैं, वो वॉइड है। इसी तरह की एग्जांपल हमारे बुक में दी हुई है। अरसलान प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू हबीब इफ इट रेन टुडे। अगर आज बारिश हुई तो अरसलान जो है वो हबीब को 10,000 रुपये देगा, और हबीब ने प्रॉमिस किया कि मैं 1,000 रुपये दूंगा अगर बारिश ना हुई। तो ये जो है ये जुए का एग्रीमेंट है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे लॉ ने जो है इसको वॉइड करार दिया हुआ है, लॉ ने इसको प्रोहिबिट किया हुआ है, लॉ ने इसको मना किया हुआ है, जिसकी वजह से ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं सकता। तो ये एग्रीमेंट लेवल पे ही वॉइड हो जाएगा, ये एक वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर होगा। तो हमने 4 इसके देखे एसेंशियल्स, जिसमें से 2 आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। एग्रीमेंट इज़ मेड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट इज़ फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, उसकी कंसिडरेशन, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। जहाँ भी बीच में इलीगल चीज़ इन्वॉल्व होगी तो उसका मतलब वो वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल लॉ हुआ ही नहीं। तो ये सिंपल से इसके एसेंशियल्स हैं, इनको आप जहन में रखें। यहाँ से वो आपसे बहुत ही रेयर है, 0.0005% चांसेस हैं कि वो आपको कहे भाई 4 एसेंशियल्स बता दो मुझे कॉन्ट्रैक्ट के। वो आपको यहाँ से कोई तगड़ा सा केस बना के केस स्टडी पूछेगा, जिसके जहन में ये 4 पॉइंट्स होंगे, ये रट्टे 4 पॉइंट्स को रट्टा नहीं लगा होगा, जिसको इन 4 पॉइंट्स का मतलब पता होगा, ये 4 पॉइंट्स होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है। द एग्रीमेंट इज़ मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है, किस तरह से लॉफुल कंसिडरेशन
पे जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाता है जब कंसिडरेशन अनलॉफुल आती है। जिसको इन चीज़ों का मतलब पता होगा वही वहाँ पे जो है उसके स्टडी को टैकल कर पाएगा। तो बेसिकली आपने इन चीज़ों को समझ जाए, याद करने से बेहतर इन चीज़ों को समझें। इन चीज़ें खुद ब खुद आपके ज़हन में बैठ जाएंगी और इनको अपने अल्फाज में भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमने एसेंशियल्स देख लिए एक वैलिड एग्रीमेंट के, और एक और एसेंशियल इसका देखने हैं, द एग्रीमेंट इज़ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड बाय लॉ। मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट ना हो जो लॉ ने वाइड किया हो। फॉर एग्जांपल कई एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कहत साली हो गई तो गवर्नमेंट ने कह दिया अभी जितनी भी गंदम होगी ना, अब वो कोई आपस में ख़रीदो फरोख्त नहीं करेगा गंदम की, जितनी भी गंदम है वो गवर्नमेंट को बेच दो, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारी अवाम में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि कहत पड़ चुका है, खाने पीने की कमी हो चुकी है, गवर्नमेंट को पता है किस तरह से हमने लोगों को वो गंदम डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इस जो है इस सिनेरियो में जो है गंदम की खरीदो फरोख्त जितनी भी किस्म की होगी वो लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि ये वॉइड है। तो लॉ ने एक्सप्रेसली इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया ये वॉइड है। जो जिस तरह की भी गंदम की खरीदो फरोख्त के एग्रीमेंट्स हो रहे होंगे वो एग्रीमेंट लेवल पर ही वॉइड बन रहे होंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर टू सीज द सेल परचेज ऑफ सिगरेट की सेल परचेज में पाबंदी लगा दी है, तो वो जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, वो ये भी कभी कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँच ही नहीं होगा, तो ये एग्रीमेंट लेवल पर ही वॉइड बन रहा होगा, जिसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। तो सेल ऑफ परचेज पे इस तरह अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे सिगरेट की, तो जो भी एग्रीमेंट जो होगा सेल परचेज ऑफ सिगरेट के बारे में उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। एक नोट है, बहुत सारे बच्चों के ज़हन में इस क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है हमने मोस्टली देखा कि ये जो लिख के हो रहे होते हैं, तो क्या बोल के भी एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? क्योंकि अगर मैंने आपको बोल के कह दिया, किसी भी इंसान ने नहीं सुना, अब आप क्या कर लोगे उस बंदे का? कल को वो बंदा मुकर जाता है कि मैंने इसको ये बात कहा ही नहीं। तो सबसे पहली बात, हम लॉयर्स नहीं हैं, हम जजेस नहीं हैं, हमने सिर्फ लॉ को समझना है, लॉ को पढ़ना है। ये कोर्ट का मामला है, अगर कोई बंदा मुकर गया है अपने एग्रीमेंट से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से, तो कोर्ट इस पे फैसला करेगी, कोर्ट चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगी। हमने सिर्फ ये देखना है जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो हैं बाई वर्ड्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो रिटन होने चाहिए, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अदालत ने स्पेसिफाई कर दिए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स बाई रिटन ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोर्ट में दो आदमियों की कोई सुलह करवाई जा रही है, आपस में किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई फैसला करवाया जा रहा है, उसके लिए लाजमी है वो रिटन ही हो, वो ओरल में ना हो, वो बाय वर्ड्स बाय स्पोकन वर्ड्स नहीं हो सकता। कोर्ट की कार्रवाई जो है वो लिखी जाती है, वो सारी कार्रवाई रिटन फॉर्म में होती है, और जो एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो रहे होते हैं घर की खरीद उसके जो है उसके हिसाब से उनकी जो आपस में सेटलमेंट है उसके लिए वो सारे रिटन में हो रहे होते हैं। अगर कोई ओरल में एग्रीमेंट होगा तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इस तरह कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्पेसिफाई किए हुए हैं लॉ ने कि इनके लिए लाजमी है इनको राइटिंग में करना चाहिए। जैसे आगे हम अगले ही कल इंशाल्लाह हम पढ़ रहे होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कंसिडरेशन भी ज़रूरी नहीं होती। ऐसे एग्रीमेंट्स को भी लिखा होना रिटर्न में करना जो है वो लाजमी है, लिखना है। ऐसे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखना लाजमी है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनको स्पेसिफाई किया होगा लॉ ने कि इनको लिखना लाजमी है, रिटर्न फॉर्म में हों तो ही ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया होगा वो चाहे तो रिटर्न में भी हो सकते हैं और चाहे तो वो ओरल में भी हो सकते हैं। इस तरह की एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन अबाउट द प्रेजेंट डिस्प्यूट्स इज अनइन्फोर्सेबल। ये जो आर्बिट्रेशन है जो आपकी पुरानी बुक होती थी उसमें ये पूरा टॉपिक हुआ करता था चैप्टर 1 के अंदर। फिर वक्त आप ये समझ लें आर्बिट्रेशन का मतलब है सुलह करवा रहा है कोई लीगल लॉ का बंदा जिसे लॉ ने अपॉइंट किया हुआ है। दो ग्रोहों की लड़ाई हो गई है या उनमें कोई डिस्प्यूट है, लॉ का बंदा जो है वो उन दोनों के दरमियान सुलह करा रहा है, तो उसके लिए लाजमी है कि इस तरह का जो एग्रीमेंट, इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, जो सुलह सफाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसको रिटर्न में होना चाहिए। ये लॉ ने इस चीज़ को लाजमी किया होगा, जिसकी वजह से ये ओरल नहीं हो सकता। अगर ओरल होगा तो इसकी हैसियत लीगली कुछ भी हैसियत इसकी जो है वो नहीं होगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं हुआ कि पेपर में जाके हमें कोई इस तरह की चीज़ दे देगा, इस तरह की सिचुएशन दे देगा कि हमें पता ही नहीं चल रहा होगा कि लॉ ने इस चीज़ को स्पेसिफाई किया रिटर्न में कि नहीं किया। वो चीज़ें सब आपको जो है सिलेबस में पढ़ा दी जाएंगी जिनको लॉ ने स्पेसिफाई किया है। उनके अलावा अगर कोई वो सिचुएशन देगा
तो फिर उस सिचुएशन के वो साथ इंडिकेशन देगा, वो साथ लिखेगा कि भाई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हैं आजकल वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं वो वाइड हैं या फिर वो रिटर्न में होना लाजमी है। तो आपने इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये थे एसेंशियल्स और एक था छोटा सा नोट, इनको पढ़ लें, समझ लें, इंशाल्लाह आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। इसके हवाले से अभी हम पास पेपर के क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के आएंगे। इसी को उठा के, इसी के जो आपका नोट है इसको उठा के एक केस स्टडी बना देगा कि फ़लाँ बंदे ने ये किया और वो जो एग्रीमेंट है उन्होंने ओरल में कर लिया, वो रिटर्न में नहीं किया। तो आप बताएंगे इस तरह के एग्रीमेंट, इस टाइप के एग्रीमेंट्स जो हैं वो रिटर्न में होना लाजमी है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है, जिसकी बेसिस पे हम इस जो है एग्रीमेंट को वाइड करार देते हैं। तो ये इसके एसेंशियल हैं थोड़े से। एक और इसकी जो एग्जांपल है ये आपकी बुक में लिखी हुई है, इसके भी आप पढ़ लें। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है कि वर्बली उसने जो है वो बुक बेचने का प्रॉमिस किया बाबर को, अदील ने। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्योंकि लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किताब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए लिखा होना लाजमी है, रिटर्न एग्रीमेंट लाजमी है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है। तो जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वर्बली कॉन्ट्रैक्ट यानी ओरली कॉन्ट्रैक्ट, बोल के जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया बाई वर्ड्स किया गया, ये भी वैलिड होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा। तो ये थे इसके एसेंशियल्स और एक नोट। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने एक बात की थी बीच में कि पार्टीज जो हैं, पहला एसेंशियल जो था पार्टीज शुड बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है उसको हम देख लेते हैं। एवरी पर्सन इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दुनिया का हर एक इंसान कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। कौन कौन सा इंसान? हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, जो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच चुका है। एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है ये भी हम अभी देखते हैं। फिलहाल जो कौन कौन से लोग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3 किस्म के लोग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। जो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच चुका है, जो साउंड माइंड है। साउंड माइंड का मतलब होता है जो अपने जहनी तवाज़ुन जिसका दुरुस्त है, जो अपने होशो हवास में है, जिसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त है, वो पागल नहीं है, उसको हम साउंड माइंड कहते हैं। साउंड माइंड क्या होता है इसको भी हम अभी तफसील से देख रहे होंगे। हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई लॉ। कुछ लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनको लॉ ने कहा हुआ है कि इस बंदे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो बिल्कुल ही वॉइड है। तो इस तरह के कौन से लोग हैं जिनको जो है लॉ ने डिस्क्वालीफाई फ्रॉम लॉ किया हुआ, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये भी हम अभी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजॉरिटी वाला जो है कंसेप्ट। एज ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है? एज ऑफ मेजॉरिटी हम कहते हैं ये बच्चा हमारा माशाल्लाह जवान हो गया। ये जो हमारा सेंटेंस है ये एज ऑफ मेजॉरिटी की डेफिनेशन को ज़ाहिर करता है। इसको हम थोड़ा ऑफिशियल वर्डिंग में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी एक्ट 1875। ये जो मेजॉरिटी एक्ट 1875 है इसको याद करना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप साथ लिखेंगे ना, अगर कोई वो आपको पेपर में 2-3 नंबर की माइनर की डेफिनेशन, मेजर की डेफिनेशन पूछ लेता है, वो पूछ लेता है जी मेजॉरिटी क्या होती है, मेजर कौन होता है, आप साथ जब इस तरह से आप उस डेफिनेशन को शुरू कर रहे होंगे ना, अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट 1875, तो उस पर इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ रहा होगा कि बच्चे ने डिटेल स्टडी की हुई है। तो द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल एक किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट पे ये सबूत होता है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास कि ये बंदा इस जगह का रिहायशी है, उसको हम डोमिसाइल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी एक्ट 1875 द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान, ऐसा बंदा जिसका पाकिस्तान का डोमिसाइल है यानी वो पाकिस्तान का रिहायशी है, उसके पास सबूत है कि मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, वो 18 साल का हो जाए। अगर वो 18 साल का है, 18 साल से बड़ा है तो वो मेजर है, अगर 18 साल से छोटा है तो वो माइनर है। तो एक ही कंसेप्ट में हमारी 2 डेफिनेशंस कवर हो गई। अगर वो पूछे कि मेजर क्या है तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी एक्ट 1875 द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान इज 18 ईयर्स। अगर वो पूछे माइनर क्या है तो हम कहेंगे द एज ऑफ माइनॉरिटी इज़ अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान हैविंग लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। सिंपल सी बात है, अगर लेस देन 18 ईयर्स लगा देंगे तो वो माइनर बन जाएगा, मोर देन 18 ईयर्स या 18 ईयर्स अगर हम लिख देंगे तो फिर वो मेजर बन जाएगा। एक और देखें, ये तो 18 साल का जो बच्चा हो गया वो मेजर हो गया। कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है,
तो इस तरह के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए हमने एज ऑफ मेजोरिटी जो ला रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। वो क्यों ज़्यादा रखी हुई है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? इसके पीछे कंसेप्ट ये है, अगर 18 साल का बच्चा होता है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो सर पे हैं उसके, तो वो उसको बाकायदा गाइड कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से फैसले कर रहे होते हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है जो वालिद ने अपने बच्चे के नाम की होती है वो उसको मैनेज कर रहा होता है, जब तक वो देख नहीं लेता कि मेरा बच्चा जो है समझदार हो गया, ये इस प्रॉपर्टी को चलाने के काबिल हो गया है, तो वो उसके हवाले कर देता है। इस बिज़नेस को चलाने के काबिल हो गया तो अपना बिज़नेस वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन इस तरह के जो बच्चे जिनके पेरेंट्स है ही नहीं, तो उनको लॉ ने थोड़ी सी कंसेशन दी है कि वो थोड़े समझदार हो जाए। हो सकता है वो 18 साल के हों, वो थोड़े ना समझ हों, अपनी प्रॉपर्टी का ठीक से यूज़ ना कर सकें। तो वेयर अ गार्डियन ऑफ माइनर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है जो उस बच्चे की देखभाल कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है, तो ऐसे केस में जो मेजर बच्चा होगा, जो मेजोरिटी की एज होगी, वो 21 ईयर्स होगी। जब वो बच्चा 21 साल का हो जाएगा तब हम उसको मेजर कंसीडर करेंगे, तब उसकी जो है वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो गार्डियन जो उसकी तहफ़्फ़ुज़, जो उसकी हिफाजत कर रहा था, वो उसको हैंड ओवर कर देगा। क्योंकि वो बच्चा तकरीबन हमने 3 साल ज़्यादा उसको इस वजह से दिए हैं कि वो थोड़ा और समझदार हो जाए, अपनी चीज़ों को जो है वो खुद सही से मैनेज करना सीख जाए। तो कंप्लीट डेफिनेशन जो मेजोरिटी एज ऑफ मेजोरिटी की होगी, According to the Majority Act 1875, the age of majority of a person domiciled in Pakistan is 18 years. In other cases or 21 years where a guardian of minor is appointed by the court. अगर एक माइनर जो है उसका गार्डियन अपॉइंट किया गया है कोर्ट की जानिब से, उसका जो है पेरेंट्स नहीं है, वो गार्डियन के अंडर जो बच्चा वो रह रहा है, तो फिर इस केस में उसकी एज जो है वो 21 साल होगी। और इसी डेफिनेशन को हम रिवर्स कर देंगे अगर वो माइनॉरिटी पूछेगा। माइनर इज अ पर्सन हु इज एज ऑफ लेस देन 18 ईयर्स इन अदर केसेस एंड लेस देन 21 ईयर्स वेयर अ गार्डियन ऑफ अ माइनर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट ने कोई गार्डियन अपॉइंट किया हुआ, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो फिर 21 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो माइनर कंसिडर होगा। और जो माइनर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड ए बी इनिशियो है। ए बी इनिशियो का मतलब यानी वाइड फ्रॉम द बिगनिंग, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की गई उसी दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है माइनर के साथ। तो ये पहला कंसेप्ट है एज ऑफ मेजोरिटी। इसके हम थोड़े एडिशनल पॉइंट्स भी देखते हैं जिससे आपको मज़ीद माइनर के बारे में चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलवक्त जो डेफिनेशन है माइनर की वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। 18 साल या 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो माइनर होगा, और 21 साल से 18 साल का नहीं, 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो माइनर होगा। और 21 साल से कम उम्र बच्चा उस वक्त माइनर होगा जब उसके पेरेंट्स नहीं है और कोर्ट ने उसकी जो है वो जिम्मेदारी एक गार्डियन को दी हुई है। ठीक है, ये माइनर जो है ये सिंपल सी बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड ए बी इनिशियो, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के साथ वाइड है। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स जिससे हमें माइनर के बारे में चीज़ें क्लियर हो। द रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। स्टॉपल रेड इस वजह से है, स्टॉपल और होल्डिंग आउट का कंसेप्ट जो है वो आगे चैप्टर्स में हमने डिटेल में स्टडी करना है। फिर वक्त जो स्टॉपल का कंसेप्ट है यहाँ पे इसका मतलब ये है इस लाइन का, द रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर, कि अगर कोई माइनर फ्रॉडलेंटली यानी कि फ्रॉड के तरीके से गलत तरीके से अपने आप को मेजर कह दे। फॉर एग्जांपल एक 17 साल का बच्चा है, 17 और 18 साल के बच्चे में ज़्यादा फ़र्क बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। 17 साल का बच्चा भी उसी तरह का दिख रहा होता है और 18 साल का बच्चा भी तकरीबन उसी तरह का दिख रहा होता है। अब कोई 17 साल का बच्चा है, वो कोई किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को 18 साल का जाहिर करके, तब भी उस बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया ये उसकी जिम्मेदारी थी कंफर्म करे क्या ये 18 साल का हो चुका है, क्या ये मेजर बन चुका है। अगर बच्चा 17 साल का है, कम उम्र है, मेजर नहीं बना, वो माइनर है, वो गलत तरीके से फ्रॉडलेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हुए, मेजर प्रेजेंट करते हुए किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर ले, तो फिर भी वो बच्चा जो है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर एक बच्चे ने अपने आप को मेजर जाहिर किया, आपके साथ कॉन्टैक्ट किया, आपके पैसे लेके भाग गया, तो आप उस बच्चे पे कोई भी केस नहीं कर सकते किसी भी किस्म का, क्योंकि वो बच्चा जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है। लॉ ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड ए बी इनिशियो, यानी शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप देखें वो बच्चा माइनर है कि मेजर है। इसी तरह की एग्जांपल दी हुई है मोमिन, अ माइनर फ्रॉडलेंटली शोज that he is of full age and contacts with नूर to sell his house। उसने नूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गलत तरीके से शो किया कि वो
एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच चुका है। मोमिन ने बाद में रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही इज़ माइनर। तो मोमिन ने बाद में कहा भाई मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो माइनर हूँ, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं करूँगा। तो नूर उस बच्चे को सू नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर जो है वो वॉइड है। ये बच्चा, आप इस तरह से इस चीज़ को जा सकते हैं, जब बच्चा है वो हमारे स्टेट का जान लाडला है, वो जो भी गलत काम करेगा उसके लिए मोस्टली उसको जो है वो इस्तिस्ना दी जाएगी, लेकिन सारे के सारे नहीं, क्राइम्स नहीं। ये वैसे हमारे सिलेबस में बात नहीं है, लेकिन फिल वक्त जितनी भी हमारे सिलेबस में बातें हैं उन कंसेप्ट के हवाले से जो भी वो काम कर रहा होगा उसके काम कर रहा होगा उसके हवाले से उसको एक इस्तिस्ना हासिल है। बच्चा जो है वो रियासत का लाडला है। तो पहली चीज़ हमने देख ली, रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर, यानी कि अगर कोई माइनर अपने आप को फ्रॉडलेंटली जो है वो मेजर कर कह के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, चैप्टर हमारा इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब माइनर और कब नहीं होता। इसमें हमने कुछ इस तरह के लोग देखे जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसके साथ जो भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वो जो है वो वॉइड होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं माइनर। जो माइनर हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है, 21 साल से कम है, उस केस में अगर उनका कोई गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है, उनके पेरेंट्स नहीं है, तो उस केस में 21 साल से कम है, इस तरह के जो बच्चे हैं माइनर हैं, उनके साथ किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है। अगर चाहे वो अपने आप को फ्रॉड के तरीके से भी रिप्रेजेंट करें कि हम मेजर हैं और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है, इट इज़ नेसेसरी दैट माइनर मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी तरह से जो माइनर है कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अगर वो कम्पिटेंट है, वो बाशऊर हो गया है, 17 साल का बच्चा, उसका IQ 151 प्लस हो गया, वो बाशऊर बच्चा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इसका, लेकिन फिर भी उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो वाइड ही होगा। जो मेजॉरिटी जिसने अटेन नहीं की उसके साथ जिस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड होगा। माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। लेकिन अगर एक ऐसा केस है कि बच्चा जो है 17 साल का बच्चा है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत ख़त्म होगी, लेकिन उसने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखा हुआ है। जैसे वो 18 साल का होता है वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, वो कहता है अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं मेजर हो गया हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। उस बच्चे के पास, उस आदमी के पास जाता है जिसके साथ उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो दोबारा उसको साइन कर देता है, फिर वो कहता है लो जी ये कॉन्ट्रैक्ट की मैंने तस्दीक कर दी है, पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड बन गया। तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड ही रहेगा, वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड ही रहेगा, चाहे उसको रेटिफाई कर दिया जाए। रेटिफाई जो है, रेटिफाई का पहले मैं आपको मतलब समझा दूँ। रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना। माजी में कोई चीज़ गलत हो गई है, फ्यूचर में प्रेजेंट में आके उस चीज़ को सही करना, उसको कहते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन अगर किसी ने, आपने अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो मे भी आपने उसमें पढ़ लिया हो, नहीं तो फिर आप आगे अपनी अकाउंटिंग में भी इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, रेटिफिकेशन का कंसेप्ट। रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना, कोई गलत चीज़ को जो है वो सही करना, उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। तो माइनर के केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार वॉइड हो गया, जब माइनर था, माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो वॉइड हो गया। अब चाहे वो मेजर हो गया, चाहे वो 50 साल का हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसी तरह से वॉइड रहेगा। उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, उसको सही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही चीज़ आपके दूसरे पॉइंट में लिखी हुई है। पहले पॉइंट पे लिखा हुआ था अगर जो फ्रॉड के तरीके से भी माइनर रिप्रेजेंट करे अपने आप को, फिर भी उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो वॉइड होगा। आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते भाई इस बच्चे ने मेरे साथ फ्रॉड करके मेरे साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें वो बच्चा है वो माइनर है कि मेजर है, वो एज ऑफ मेजोरिटी के पहुंच चुका है कि नहीं पहुंचा। सिंपल इसी तरह अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया माइनर ने, जब वो माइनर था उसके बाद वो मेजर बन गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वो तस्दीक भी नहीं कर सकता, उसको रेटिफाई भी वो नहीं कर सकता। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। फैसल अ माइनर कॉन्ट्रैक्टेड विद असलम टू बाय हिज प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट जो है फैसल है, उसमें एक माइनर है, उसने असलम से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि ये वाइड है किसी भी माइनर के साथ,
बट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी फैसल कॉन्ट्रैक्टेड असलम अगेन टू रेटिफाई द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट। उसने उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए, उसको रेटिफाई करना चाहा। तो रेटिफिकेशन जो है, इस तरह का अगर कोई केस आपके जो है वो एग्ज़ाम के पेपर में आएगा तो आप बताएंगे कि रेटिफिकेशन is not allowed in case of minor, that's why this contract is void या this agreement is void। तो बिल्कुल ये दो कंसेप्ट, सबसे पहले दो एडिशनल पॉइंट्स जो आपको बता दिए। पहला जो है फ्रॉड के लिहाज से, अगर कोई बच्चा फ्रॉडलेंटली जो है अपने आप को मेजर जो है डिक्लेयर करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तब भी उसको सू नहीं किया जा सकता। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो उसने माइनॉरिटी की एज में किया, जब मेजर हो जाएगा तो उसको भी वो रेटिफाई नहीं कर सकता। एक और जो है इसके हवाले से पॉइंट है, जो माइनर है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट किस तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है? एक आदमी है, इंसान है, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, उसके कर्जदारों ने मिलकर कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने ऐलान किया इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके ना, उसको बेच के जो जितने भी कर्जदार हैं उनमें बांट दिया जाए। उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, सब कर्जदारों में बांट दी गई। इसके बावजूद कर्जदार अभी बचे हुए थे, उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। तो फिर अदालत ये ऑर्डर जारी करती है, फलां पर्सन जो है इंसॉल्वेंट है, इसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये जो भी किसी किस्म की कमाई करेगा, जो भी इसके पास पैसा आएगा, वो पैसा सबसे पहले इन कर्जदारों को अदा किया जाएगा। चाहे वो 1 रुपया भी कहीं से कमाए, उस 1 रुपये को भी ये कर्जदारों को अदा किया जाएगा। ऐसे इस तरह का जो इंसान होता है उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। तो जो माइनर होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको इंसॉल्वेंट भी नहीं किया जा सकता। इसकी एक एग्जांपल, बड़ी प्यारी एग्जांपल जो है आपके वो टेक्स्ट में दी हुई है। मरियम अ माइनर बाइज मेडिसिन फ्रॉम जैन। मरियम जो है वो एक माइनर है, उसने जैन से कुछ दवाइयाँ खरीदी। मरियम हैज़ नो प्रॉपर्टी। अब मरियम के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो माइनर है। मरियम कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर पेमेंट। मरियम से वो ऐसा नहीं कर सकती, अगर मरियम पेमेंट नहीं दे रही तो वो बिल्कुल जैन नहीं कह सकता कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाए। अगर कोई और भी बंदा होता, कोई और इंसान होता, उसने दवाइयाँ खरीदी होती, उसने पैसे ना दिए होते, जैन जाके कोर्ट में सू करता, तो उस केस में वो उसकी जो प्रॉपर्टी अगर कोई है तो उसको बेच के उसको पैसे अदा करने को ऑर्डर जो है जारी करती कोर्ट। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती। जब भी उसके पास कोई पैसे आएंगे वो जैन को पे करेगा। लेकिन माइनर के केस में ऐसा नहीं है, माइनर को इंसॉल्वेंट जो है वो कभी भी डिक्लेयर किया नहीं जा सकता। ये लॉ की एक बात है, जो ये एक लॉ का रूल है, लॉ है कि माइनर जो है वो कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर माइनर किसी मेजर के साथ मिलके किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तब भी माइनर के खिलाफ किसी किस्म का केस नहीं किया जा सकता। लेकिन माइनर के साथ जो मेजर है, जिसने माइनर के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। तो बेसिकली हम ये 3-4 पॉइंट्स में जितनी भी बातें डिस्कस करते आ रहे हैं, उसका मेन फोकस ये है कि माइनर के खिलाफ किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई कभी नहीं हो सकती, और माइनर के साथ किसी किस्म का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड ए बी इनिशियो। शुरू से ही, बिगिनिंग से ही बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है माइनर के साथ वो वॉइड है। लेकिन अगर माइनर किसी मेजर के साथ मिल गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा, लेकिन वो मेजर के बहाफ पे वो उसको इस तरह से लॉ में लिया जाएगा कि इन दो मेजर्स का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो जो माइनर है उसको नोट कर दिया जाएगा। अगर माइनर और मेजर जो साथ 2 लोग थे वो किसी तरह से डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वो कोई फ्रॉड वगैरह कर देते हैं, तब भी वो माइनर को बिल्कुल भी कोई भी उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो जो मेजर है उसके खिलाफ उस केस की कार्रवाई की जा सकती है। वो जो दूसरी पार्टी है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, वो भी उस मेजर को ही सू कर सकती है किसी भी किस्म की नॉन परफॉर्मेंस के लिए। माइनर इस केस से भी अलहदा हो जाएगा। सिंपल इसकी एग्जांपल है, उसनैन उसकी 16 साल एज है और बुरहान जिसकी 26 साल एज है, वो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक बॉन्ड के हवाले से। तो कोर्ट में अगर किस तरह का कोई केस जाएगा तो कोर्ट सिर्फ बुरहान को जो है वो लायबल ठहराएगी, क्योंकि बुरहान यहाँ पे इस केस में मेजर है और जो हसनैन है वो माइनर है, उसकी एज 16 ईयर्स है, तो उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। ये एक चीज़ जो है ये रेड में लिखी हुई है। ये रेड में इसलिए लिखी है, ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, माइनर के हवाले से बात है, लेकिन ये बात आगे किसी चैप्टर में की गई है। कासी कॉन्ट्रैक्ट वाले गालिबन चैप्टर में, आपके 8-9 चैप्टर में ये बात की गई है। लेकिन ये बात यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी है कि आज जो हमने पास पेपर का एक क्वेश्चन देखना है वो इस बात के बगैर अधूरा है। ये बात क्या है?
ये अब तक हमने जितनी भी बातें लिखी, कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर के साथ हर तरह से वॉइड 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 वॉइड, माइनर के साथ, माइनर के खिलाफ कोई भी मुकदमा, किसी भी किस्म की कार्रवाई, माइनर से कोई भी पैसे क्लेम नहीं किए जा सकते। माइनर जिस भी कामों में इन्वॉल्व है वो सारे जो है वो माइनर उन सब कामों से अलग है। तो माइनर के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वाइड है। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। एक माइनर है, छोटा सा बच्चा है, वो भूखा है, उसके पेरेंट्स खो चुके हैं, वो किसी भी जगह पे, लाहौर में मीनार पाकिस्तान में या कराची में मज़ार कायद पे कहीं भी जो है वो गया, उसने पिकनिक वगैरह के लिए गया, उसके वालिदैन खो गए फॉर एग्जांपल। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके पेरेंट्स खो गए, अब वो भूखा है, तो किसी को वो बच्चा मिला, उसने उस बच्चे को खाना खिलाया। तो बाद में जब उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे तो वो बंदा लायबल, उसका जो है उसका ये हक होगा, वो चाहे तो उन पेरेंट्स को कह सकता है कि इस माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे इतने पैसे दो क्योंकि मैंने इस माइनर को खाना खिलाया था, मैंने इस माइनर को नेसेसिटी प्रोवाइड की थी, बेसिक नेसेसिटी, बुनियादी ज़रूरत प्रोवाइड की थी। वो उसकी बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। बच्चा भूखा है, खाना खाना उसकी बेसिक नेसेसिटी है, पानी पिलाना उसकी, पानी पीना उसकी बेसिक नेसेसिटी है। अगर बेसिक नेसेसिटी कोई आप माइनर की पूरी कर रहे हैं तो कल को आप वो माइनर की प्रॉपर्टी में से उस चीज़ को, उसका जो मुआवजा है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ ये एक केस है जिस केस में माइनर की जेब से कोई पैसा निकल रहा है, वरना लीगली किसी भी तरीके से माइनर को जो है वो सू नहीं किया जा सकता, माइनर से किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ इस केस में कि अगर हम आप माइनर को बेसिक नेसेसिटी, बुनियादी सहूलत किसी किस्म की फ्राहम कर रहे हैं तो फिर आप उसको माइनर की प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर साहिल जो हैं उन्होंने एक जैकेट प्रोवाइड की है सर्दियों में, इन विंटर्स, टू बासित अ माइनर। बासित एक माइनर है, उसको सर्दियों में एक जैकेट प्रोवाइड की है, टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड, उसको सर्दी से बचाने के लिए। वो माइनर है, सर्दियों में बेचारे को सर्दी लग रही है तो जिसकी वजह से उसने एक जैकेट उसको खरीद के दी थी। हेयर साहिल कैन रिकवर द मार्केट प्राइस ऑफ दिस जैकेट फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी, तो वो माइनर की प्रॉपर्टी में से उस जैकेट की जो मार्केट प्राइस है उसको रिकवर कर सकता है क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी थी, उसकी बुनियादी ज़रूरत थी, वरना वो सर्दी से बच्चा जो है वो मर सकता था। तो ये कुछ बातें हैं माइनर के हवाले से, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। पहली चार तो बिल्कुल सेम बातें हैं जिसमें सिर्फ यही चीज़ बताई जा रहा है कि भाई किसी तरह से इस कान को इस साइड से पकड़ लो, दूसरी साइड से पकड़ लो, किसी भी तरह से पकड़ लो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है। पहली चार बातों में तो उसने यही बताया। वो आखिरी बात में उसने ये बताया सिर्फ उस केस में माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर उसको कोई बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको आप पढ़ लें, इसमें से आपसे मोस्टली सिनेरियो ही पूछा जाएगा। पहले होता था जिसमें आपसे सीधी चीज़ पूछी जाती थी, और जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें भी तकरीबन 20 से 25 नंबर का जो है उसने सीधा पूछा है, लेकिन मोस्टली आपसे यहाँ से सिनेरियो पूछा जाएगा। आपने चीज़ों को समझना है, जब चीज़ें आपने समझी हुई होंगी तो आपके लिए लिखना भी आसान होगा। तो हमने इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट 3 इंसानों को देखा था। पहला तो था जो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, 3 लोग थे जो थे मेजर थे, मेजोरिटी की एज को पहुंच चुके थे, वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट थे, और जो मेजोरिटी की एज को नहीं पहुंचे थे वो कौन थे, वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट थे, उनको देख लिया। अब दूसरी जो हमने बात की थी वो थी साउंड माइंड, जो बंदे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ज़हनी तवाज़ुन जिसका दुरुस्त नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। किस का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है? A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract. At the time when he makes it, he is capable of understanding it. उसको समझने के काबिल है, of forming a rational judgment, और कोई अक्लमंदाना फैसला कर सकता है as to its effect upon his interest, अपने मुफाद में। कोई भी इंसान जो अपने मुफाद में आज़ादाना जो है सोच समझ के एक रैशनल डिसीजन ले सकता है, चीज़ों को समझ के एक अक्लमंदाना फ़ैसला कर सकता है, वो इंसान जो है वो साउंड माइंड है। और जो अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं कर सकता, चीज़ों को नहीं समझ सकता, वो अनसाउंड माइंड है। 3 टाइप होती हैं अनसाउंड माइंड के। ये तो आपको पता लग गया साउंड माइंड कौन है। बेसिकली अगर हम अनसाउंड माइंड देख लेंगे ना, हमें पता होगा कि अनसाउंड माइंड जो स्पेसिफिक बंदे हैं, कुछ 3 बंदे ये अनसाउंड माइंड है, तो इनके अलावा जितने भी लोग होंगे वो सारे ओबियसली लॉजिकल सी बात है कि वो साउंड माइंड ही होंगे। तो साउंड माइंड जो लोग हैं उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है, अनलेस वो माइनर ना हो। लेकिन जो अनसाउंड माइंड है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड है?
किस किस तरह के अनसाउंड माइंड है वो हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो पहला जो टाइप है वो तो है स्पेसिफिक पर्सन या इडियट। इडियट को माशरे में गाली समझा जाता है, लेकिन इडियट से मुराद क्या है? ऐसा इंसान जो पैदाइशी तौर पे जिसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो। कई आपने इस तरह के जो हैं वो मेंटल पेशेंट्स अपनी लाइफ में देखे होंगे जिनका पैदाइशी तौर पे ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, या फिर एज में बाद में जाके कभी भी उसके लाइफ में जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, लेकिन वो परमानेंट के लिए ख़राब हुआ है। अब वो कभी भी होश में नहीं आता, वो परमानेंट इंसान है, वो बाकायदा तौर पे मुस्तकिल तौर पे जो है वो पागल है, वो ना कभी ठीक हो सकता है ना कभी होश में आ सकता है। इस तरह के बंदों को हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन, स्पेशल पर्सन। आपने स्पेशल स्कूल्स भी देखे होंगे, इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं, उनको हम स्पेसिफिक पर्सन या इडियट्स कहते हैं। तो इन तरह के जो लोग हैं इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ही वॉइड है। इनको हम माइनर यानी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। माइनर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ वाला पॉइंट भी, इसके अलावा ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे स्पेसिफिक इडियट्स पर्सन पे वैलिड जो हैं वो अप्लाई होते हैं। स्पेसिफिक इडियट्स पर्सन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड ए बी इनिशियो है, सिरे से ही गलत है। सिमिलरली माइनर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड ए बी इनिशियो है, लेकिन इनको भी अगर नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाए, अब वो जो माइनर वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे उनको याद करेंगे, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, तो उनको इसके साथ भी आप उन्हीं पॉइंट्स को अटैच कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक पर्सन हैं, इडियट्स हैं, यानी जो परमानेंट इंसान हैं, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम्प्लीटली वॉइड है, वॉइड ए बी इनिशियो है। कुछ लोग होते हैं ल्यूनेटिक्स। ल्यूनेटिक्स का मतलब है किसी बीमारी की वजह से वो मेंटली तौर पे जो हैं वो कुछ टाइम के लिए पागल हो जाते हैं, अनसाउंड हो जाते हैं, इंसेन हो जाते हैं, और कुछ टाइम पे वो जो हैं वो होश में आ जाते हैं। उनको किसी किस्म के दौरे पड़ते हैं। इस तरह के लोग ज़्यादातर टाइम जो है वो ज़हनी तौर पे बीमार रहते हैं, उनको दौरे पड़ते रहते हैं। मोस्टली जो है यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड होते हैं, ज़्यादातर वो अनसाउंड माइंड में रहते हैं, और कभी कभी वो साउंड माइंड भी हो जाते हैं, अपने होश में भी आ जाते हैं जिस वक्त उनको दौरे नहीं पड़ रहे होते अपनी किसी मेंटल डिजीज़ की वजह से। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब वो साउंड माइंड वाली कंडीशन में हो। मतलब उनकी दो कंडीशन हैं, एक तो उनको दौरे पड़ रहे हैं, बीमार हो चुके हैं, वो बीमार पड़े हुए हैं, किसी किस्म के दौरे पड़ रहे हैं, उनका वो जो है दौरों वाला सेशन चल रहा है, उनको दौरे पड़ रहे हैं। तो इस दौरे पड़ने वाले जो अमल है, इस अमल के दौरान आप उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे वो कोई भी रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं होते। लेकिन जिस पीरियड में वो ठीक हो जाते हैं, उनका वो जो टाइम है जिसमें उनको बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का दौरा नहीं पड़ रहा होता, वो जो है अपना रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, उस टाइम अगर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त पे जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सिमिलरली ड्रंकन पर्सन जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे ड्रंकन का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि वो शराबी या वो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं। इस जो टेम्प्रेरी इन लोगों की हालत होती है, जिस वक्त वो शराब पी होती है उन्होंने, उस वक्त कुछ देर के लिए वो अनसाउंड माइंड होते हैं, उसके बाद वो कम्प्लीटली साउंड माइंड हो जाते हैं। इस तरह के लोगों के साथ भी जब उन्होंने शराब पी हुई है, कोई ड्रग्स ली हुई हैं, वो कुछ टाइम के लिए वो अनसाउंड माइंड है, तो उस पीरियड में, उस टाइम के दौरान जो है उनके साथ किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जब वो साउंड माइंड हो तो उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो ये 3 एग्जांपल्स ही अनसाउंड माइंड की। एक स्पेसिफिक पर्सन, इडियट पर्सन, इनको बिल्कुल माइनर की तरह ट्रीट किया जाता है, इनके साथ जो कॉन्टैक्ट है वो वाइड ए बी इनिशियो है। लेकिन कोई ल्यूनेटिक्स पर्सन है जो मेंटली किसी डिजीज़ की वजह से, किसी दौरे वगैरह पड़ने की वजह से जो है वो इस तरह से जो है मेंटल स्टेट में होते हैं, तो उस वक्त जिस वक्त वो इस तरह की मेंटल स्टेट में हों उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो अपने होशो हवास में हों, वो सैनिटी जो है इसका मतलब होता है होश, तो वो अपने होशो हवास में हों तो उस वक्त उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, वो कॉन्टैक्ट वैलिड होता है। बिल्कुल इसी तरह से शराबी लोग जो हैं, ड्रंकन पर्सन या ड्रग एडिक्ट जो होते हैं जिन्होंने ड्रग्स ली होती हैं, उनके साथ भी उस वक्त कॉन्टैक्ट किया जा सकता है जिस वक्त वो अपनी जो है वो स्टेट ऑफ माइंड में हो, साउंड स्टेट ऑफ माइंड में हो। तो ये साउंड माइंड। उसके बाद तीसरी चीज़, पहले हमने देखा एज ऑफ मेजॉरिटी,
जो मेजर हैं, जो एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच चुके हैं, वो बंदे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। कौन लोग एज ऑफ मेजोरिटी को नहीं पहुंचे, जो माइनर हैं, माइनर को हमने देखा। उसके बाद हमने बात की थी जो साउंड माइंड के लोग हैं, जो अपने होशो हवास में हैं, जो पागल नहीं हैं, जिनका दिमाग अपने होशो हवास में है, उस तरह के लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कौन से लोग हैं जो साउंड नहीं है, जो अनसाउंड है, इनके बारे में देखा। उसके बाद जो हमने लास्ट बात की थी जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो थे जिसको डिसक्वालीफाई लॉ ने नहीं किया हुआ जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को। तो अब हम देखेंगे किन किन लोगों को लॉ ने डिसक्वालीफाई किया हुआ है। सबसे पहले तो है एलियन एनिमीज। एलियन एनिमीज का मतलब वो लोग, उस मुल्क के लोग जिस मुल्क की हमारे मुल्क के साथ जंग चल रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की अगर कोई जंग चल रही है तो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान वालों के लिए एलियन एनिमीज़ होंगे। तो एलियन एनिमीज़ के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अब आपको कोई क्वेश्चन आ दे, उस क्वेश्चन में आपने ये इवेलुएट करने नहीं बैठ जाना कि भाई ये इसने ना चाइना का नाम लिख दिया, या इसने यूरोप का नाम लिख दिया, या इसने इंडिया का नाम लिख दिया, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारी जंग नहीं चल रही। इंडिया के साथ जो जंग 1965 में हुई थी, 1971 में हुई थी और कारगिल हुई थी, उसके बाद वो जंग तो ख़त्म हो चुकी है। नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है आपने उसी को सच मानना है। अगर अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है तो आपने इफ़ वर्ड्स का यूज़ करना है। इफ़्स को यूज़ करते हुए अपना डिसीजन बनाना है। इफ़ दिस कंट्री इज़ इन स्टेट ऑफ वार विद पाकिस्तान देन कॉन्ट्रैक्ट विद द सिटीजन ऑफ दिस सिटी इज़ वॉइड। अगर इस तरह से आपने इफ़ को यूज़ करते हुए अगर चीज़ें अनक्लियर हैं, कभी भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने डिसीजन नहीं बनाना। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उन्होंने साफ जाहिर किया हुआ है कि चाइना के साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है, या यूएसए के साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है, तो इस तरह का कोई सिनेरियो बनाया हुआ, तो उस मुल्क का एक इंसान आता है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने। फिर आप बताएंगे नहीं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक जो है एलियन एनिमीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है, जिसकी बेस पे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो इस तरह तो सबसे पहला पॉइंट है वो एलियन एनिमीज़ जितने भी है, जिस मुल्क की पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है उस मुल्क के जितने भी बाशिंदे हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है। एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्र। जो नरेंद्र है वो सिटीजन ऑफ अ कंट्री है, ऐसी कंट्री का सिटीजन है जो पाकिस्तान के साथ वॉर में है, तो ये एग्रीमेंट जो है ये वाइड होगा। कुछ हैं फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। जो एम्बेसडर होते हैं ना, अच्छा ये इसका मैं आपको सबसे पहले मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है सफ़ीर। जो सफ़ीर होता है वो किसी भी एक मुल्क का दूसरे मुल्क में जो है, किसी भी मुल्क का बाशिंदा होता है वो दूसरे मुल्क में जो है उसको सफ़ीर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। वो सफ़ीर अपने मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव होता है उस कंट्री का, उस कंट्री में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में यूएसए से लोग हैं, यूएसए के सफ़ीर हैं, चाइना के सफ़ीर हैं, इंडिया के सफ़ीर हैं और रशिया के सफ़ीर हैं। बहुत सी कंट्रीज़ के सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वो उस कंट्री के लोग हैं। पाकिस्तान उनके ज़रिए उन कंट्री से कम्युनिकेट करता है, वो कंट्रीज़ पाकिस्तान से उनके ज़रिए कम्युनिकेट करती हैं, उनके जो बातें हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। हम अपने मसले हैं, हम अपने जो एहतजाज वगैरह हैं उनके एम्बेसडर्स तक पहुंचाते हैं, वो अपनी वो चीज़ें कम्युनिकेट कर देते हैं अपनी कंट्री को। तो इस तरह एक कम्युनिकेशन विंग सा बनाया हुआ है एम्बेसडर्स के थ्रू। तो इस तरह के जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, उन पे जो उस कंट्री का लॉ है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो यूएसए का एम्बेसडर बैठा हुआ है ना, उसमें उस पर पाकिस्तान के लॉज अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपके पैसे लेके भाग जाता है तो पाकिस्तान की कोई भी अदालत उसको जो है वो कानूनी चाराजोई उसके खिलाफ नहीं कर सकती। यही वजह है कि पाकिस्तान के कानून ने आप लोगों को मना किया है कि इस तरह के एम्बेसडर्स जो हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट लाइन जो है, दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम द प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है इस्तिस्ना, प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सूड। उन्हें जो है इस्तिस्ना हासिल है किसी भी मुकदमे से, उनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखना है, जो भी एम्बेसडर्स होंगे, फॉरेन सॉवरेन्स होंगे, जो भी सफारतकार होंगे, उनके साथ किसी भी किस्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। तो दो चीज़ें हमने देख ली, डिस्क्वालीफाइड पर्सन, एक एलियन एनिमीज जिनकी पाकिस्तान के साथ जंग लगी हुई है, जंग हो रही है, जंग की सूरत हाल चल रही है, उस मुल्क के जितने भी बाशिंदे हैं उनके साथ जितने भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वाइड हैं। दूसरा एम्बेसडर के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हैं क्योंकि उस पर पाकिस्तान का लॉ अप्लाई नहीं होता।
इसी तरह की एग्जांपल दो, ये जो इमली है डिप्लोमेट है, गोट अ हाउस ऑन रेंट फ्रॉम मोमिन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री टू विच शी बिलोंग्स। जिस कंट्री से वो रहती है, जिस कंट्री में वो रहती है एमली, उसने मोमिन से एक हाउस रेंट पे ले लिया उस कंट्री के बेस पे। तो मोमिन रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, तो वो अगर रेंट डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो मोमिन उस पर कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के लॉज, हमारे मुल्क के लॉज पे जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। इसलिए इस तरह के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में ध्यान रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। तो ये दो पर्सन देख लिए जो लॉ ने स्पेशली इन लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्क्वालीफाई किया है, खुद जो है वो बताया है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है। इसके अलावा किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड है? एक ऐसा बंदा जो जेल में है, जो कैदी है, जिसको सज़ा हो चुकी है किसी किस्म की, वो अपनी वो सज़ा काट रहा है, या फिर वो ज़मानत पे है लेकिन उसको वो सज़ा हुई है, वो सज़ा के दौरान किसी वजह से उस जो है उस सज़ा से किसी वजह से थोड़े दिनों के लिए बाहर आया हुआ है, लेकिन उस पर ज़मानत पे है, लेकिन उससे सज़ा हुई है, वो कैदी है एक किस्म का। तो इस तरह के बंदों के साथ भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। आप किसी भी इंसान के साथ जेल में जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किसी भी अगर आप जो है वो मुजरिम के साथ, किसी भी मुजरिम के साथ, ऐसा मुजरिम जो अपनी सज़ा काट रहा है, जिसकी सज़ा पूरी नहीं हुई है अभी, उस टेन्योर में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते। वो एग्रीमेंट जो होगा उसके साथ करेंगे। ओबियसली वो एग्रीमेंट तो बनेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो सॉरी बनेगा ही नहीं है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है। तो एग्रीमेंट लेवल पे ही वो जो है एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। वाजिद ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, अपनी कैद के दौरान एंट्री इनटू एन एग्रीमेंट विद साजिद, साजिद के साथ एक एग्रीमेंट करता है वाजिद अपनी कैद के दौरान अपना जो है ज़मीन बेचने का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि ऐसे लोग जो जेल में हैं, जो अपनी सज़ा काट रहे हैं, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किसी भी किस्म का जो है करना, वो लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है, लॉ ने उसको रोका हुआ है। तो 3 हमने देख लिए। पहला एलियन एनिमी देख लिया, दूसरा हमने एम्बेसडर्स देख लिए, तीसरा जो है हमने कैदी सज़ा याफ्ता मुजरिम देख लिए। चौथा जो है इस चीज़ के साथ वो है इंसॉल्वेंट। जो अभी मैंने आपको बताया, इंसॉल्वेंट का हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। इंसॉल्वेंट क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इंसॉल्वेंट के साथ भी किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो वॉइड है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं इंसॉल्वेंट के पास। जो भी उसके पास चीज़ है वो अपने कर्जदारों को दे देगा। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी इंसान के साथ जो है वो वॉइड है। साजिद एक इंसॉल्वेंट promises to sell his car to बाबर, तो एग्रीमेंट जो है ये वॉइड है, क्योंकि इंसॉल्वेंट ने बाबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों वॉइड है? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज वॉइड। तो इस तरह सा यहाँ से भी आपको सिनेरियोज बना के देगा। तो किसी भी किस्म का इस तरह यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो अगर आपको बना के दे दे, आपने सबसे पहले बताना है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट विद एन एग्रीमेंट विद एन, या कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज वॉइड, सो एग्रीमेंट विद सच पर्सन इज वॉइड। इस तरह से आपने उसका आंसर जो है वो दे देना। यहाँ से भी वो आपको सिनेरियोज बना के दे रहा होगा। जितना आप चीज़ों को समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हमने 4 चीज़ों के बारे में अब तक बात कर ली। एक एलियन एनिमीज़ के बारे में बात कर ली, एम्बेसडर्स के बारे में बात कर ली जिनके साथ लॉ ने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तीसरा हमने जो बात कर ली है वो है किसी भी कैदी मुजरिम के साथ। चौथा हमने इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ बात कर ली। अब ये रेड में इसलिए लिखा हुआ है कि आपका पहले बुक में होता था, अब शायद कंपनी लॉ की बुक अलग कर दी है तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये कभी भी एमसीक्यूज में ये पॉइंट टेस्ट हो सकता है। इसको आपने जहन में रखना है, इसको आपने याद नहीं करना, लेकिन इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। जो कंपनीज होती हैं ना वो आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, वो नेचुरल पर्सन नहीं होती। तो कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है अनलेस उनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उस मेमोरेंडम में उस कंपनी को इजाज़त दी गई हो कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो ये बस इस तरह से इसलिए बात है कि आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मुहतात रहें कि उसके मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है। कहीं उसके मेमोरेंडम में ये बात लिखी हुई नहीं हुई कि कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या उस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। मेमोरेंडम होता है ना, वो कंपनी के लिए एक लॉ होता है। ये आप कंपनी लॉ में अपने पढ़ेंगे, अगर कोई बिजनेस लॉ कंप्लीट पुरानी पढ़ के आया हुआ है तो उसको पता होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। जो मेमोरेंडम होता है ना वो कंपनी का लॉ होता है, कंपनी ने किस किस तरीके से चलना है, कंपनी ने किन कवानीन की पाबंदी करनी है, वो सारी मेमोरेंडम में लिखी हुई होती है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में।
तो आपने उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट की इजाज़त मिली हुई है, उसके लॉ में उसको कॉन्ट्रैक्ट की इजाज़त मिली हुई है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वरना कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था। बाकी ये जो ऊपर वाले 4 पॉइंट हैं इनको आपने याद कर लेना है और लास्ट पॉइंट को आपने समझ लेना है। ऊपर वाले 4 पॉइंट्स हैं इनको आपने समझ के याद करना, बल्कि अगर आप समझेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, आप अपने अल्फाज में इनको लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये समझने वाला पार्ट है। जो हमारा पहला चैप्टर था ना सिर्फ, वो रट्टे वाला चैप्टर था, उसका मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं। अगर हम उनको सही तरह से समझते जाएंगे, हम अपने ज़हन में बैठाते जाएंगे, तो वो खुद ब खुद हमें याद होती जाएंगी। जी, ये तो हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। इसमें हमने वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा, उस बेसिक डेफिनेशन देखी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा किन किन लोगों को साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कौन सी पार्टीज जो हैं वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, किन किन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बात कर ली। इस हवाले से पास पेपर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको आपने पहले अच्छी तरह घर जाके पढ़ लेना है, इसको आप समझना है। मेन चीज़ है मुझे चाहिए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप किसी भी किस्म का चाहे वो क्रैमिंग वाला क्वेश्चन इधर से आ जाए, आप उसको आसानी से टैकल कर सकेंगे। आपको चीज़ों की समझ होगी तो आप उनको इंग्लिश में अपने अल्फाज में लिख सकेंगे। तो क्वेश्चन जो है देखते हैं कौन सा अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। लास्ट पे आप देखें लिखा हुआ है 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ऑटम 2019 में, और आपकी बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ऑटम 2019 में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या आया था। शुएब एज 15, शुएब जिसकी उम्र है 15 साल, इज़ द सन ऑफ अ बिलियनियर, एक बिलियनियर का बेटा है, बिलियनियर बिजनेसमैन का बेटा है। इजाज़ मुंसिफ, इजाज़ मुंसिफ जो एक बिलियनियर बिजनेसमैन है उसका वो बेटा है। लास्ट मंथ शुएब ड्रोव हिज फादर्स 2018 मॉडल BMW to a vintage car exhibition arranged by Volkswagen क्लब ऑफ पाकिस्तान। वॉक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक एग्जीबिशन जो है वो अरेंज की गई, विंटेज कार एग्जीबिशन। विंटेज का मतलब होता है रेयर कार्स या पुरानी कार्स जो रेयर हो चुकी हों, उन कार्स की एग्जीबिशन जो है वो अरेंज की गई वॉक्सवैगन जो है क्लब की जानब से। और वो जो उस बिलियनर का बेटा शुएब है वो 2018 मॉडल की BMW ड्राइव करके वहाँ तक लेके गया। अब एग्जीबिशन में आगे क्या हुआ, एट द एग्जीबिशन ही सॉ विंटेज मर्सिडीज, उसने एक नायाब मर्सिडीज बेंज देखी, एंड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर फॉर द परचेज ऑफ कार। अब मेन जो गौर करने की चीज़ है एज, उसकी एज 15 ईयर्स है, अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। द सेलर नोइंग इजाज़ मुंसिफ स्टेटस, सेलर इजाज़ मुंसिफ के स्टेटस को जानते हुए कि भाई इजाज़ मुंसिफ इतना बड़ा बंदा है तो ये उसका बेटा शुएब है, तो इसको मैं ये कार दे देता हूँ। उसने वो कार उसके घर पे डिलीवर कर दी। द सेलर रिक्वेस्टेड फॉर द पेमेंट फॉर द कार बट शुएब रिफ्यूज टू पे। अब सेलर ने जो है वो रिक्वेस्ट की है तो कार के जो है मालिक से, शुएब से, कि आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था ये कार को ख़रीदने का, तो मैंने आपको कार डिलीवर कर दी, अब मुझे भाई पैसे दिए जाए मेरे। द सेलर इज़ नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर फुल पेमेंट बाई इजाज़ मुंसिफ। अब उसने कहा भाई जो शुएब है, बट शुएब रिफ्यूज़ टू पे, शुएब ने कहा भाई मैं नहीं देता पैसे। तो सेलर ने उसके वालिद साहब को जाके मिला कि भाई आपका बेटा मैं इस तरह से इस तरह एग्जीबिशन में आया था, उसने मेरे साथ कार परचेज़ करने की जो है वो बात की, अब वो उस बात से मुकर गया, वो कार नहीं ले रहा और ना मुझे पैसे दे रहा है। द सेलर इज़ नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर द फुल पेमेंट टू इजाज़ मुंसिफ, उसके वालिद को। इस तरह के वो केस बनाते हैं, इमोशंस के स्टडी जिसमें बच्चे को वो डाइवर्ट कर रहे हों, लेकिन हमने फोकस रहना है क्योंकि जो लॉ है वो इमोशंस को नहीं मानता। तो हमने जो है वो फोकस रहना है, हमने अपनी बुक में क्या पढ़ा हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट्स को तो ये देख के समझ आ गई होगी, वो 15 साल का, वो किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो हर तरीके से जो है माइनर है। अब उसने पूछा क्या है, हमारा पहला स्टेप था हमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, हमें क्वेश्चन को गौर से पढ़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट को असेस करना कि वो पूछ क्या रहा है। डिस्कस वेदर द सेलर वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द पेमेंट फ्रॉम शुएब और इजाज़, क्या वो सक्सीड हो जाएगा पेमेंट रिकवर करने में। तो हम अब हमें रिक्वायरमेंट का भी पता चल गया, पहला स्टेप हमने अपना पूरा कर लिया। अगला स्टेप था हमने जो अपनी प्रोविजन ऑफ लॉ लिखनी है। अब ये पढ़ते साथ ही आपके जहन में आ गया कि भाई माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया जा ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड एब इनिशियो। तो यही बात से हम अपनी बात शुरू कर देते हैं आंसर की। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड एब इनिशियो।
हाउएवर इन केस ऑफ नेसेसिटीज़ प्रोवाइडेड टू माइनर, अगर कोई बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो माइनर को प्रोवाइड की गई हैं तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू रिकवर की जा सकती है। माइनर का आखिरी पॉइंट मैंने याद है आपको जब पढ़ा रहा था तब वो आपको बताया था कि हम सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन करना है इस पॉइंट के बगैर, इस पॉइंट को समझे बगैर वो जो क्वेश्चन है वो आपका अधूरा है। सिर्फ इस वजह से हमने ये क्वेश्चन के वो एक पॉइंट देखा था और वही पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि माइनर के साथ हर किस्म की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हैं सिवाय बेसिक नेसेसिटीज़ के। बेसिक नेसेसिटीज़ उसको प्रोवाइड की जा सकती हैं और उसकी मार्केट वैल्यू जो बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की गई है उसकी वो रिकवर कर सकता है। इन दिस केस अब ये हमने प्रोविजन अपनी कंप्लीट कर ली जो इस क्वेश्चन में लगनी थी, 2 प्रोविजंस लगनी थी, दोनों की दोनों हमने ये के बाद दीगरे इकट्ठी ही वो लिख दी हैं। पहली प्रोविजन के माइनर के साथ किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड एब इनिशियो है, लेकिन नेसेसिटीज़ अगर प्रोवाइड की जाएँ तो फिर उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। सिर्फ एक केस है जिसमें वो वैलिड हो सकता है, उसकी वैल्यू रिकवर की जा सकती है। अब केस ये तो हमने बात कर ली उसकी जो है प्रोविजन की। अब हम साथ साथ अपना जो डिसीजन है और एक्सप्लेनेशन इसकी बात करते हैं। इन दिस केस शुएब बीइंग अ माइनर लैक्स द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर। ऑब्वियसली बात है कि अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है तो फिर शुएब माइनर जो है उसके पास कैपेसिटी नहीं है किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करने की किसी भी सेलर के साथ। देयरफॉर शुएब इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ए बी इनिशियो। हमने साथ ही अपनी बात की और साथ ही अपना डिसीजन सुना दिया। मैंने आपको बताया था ये जो स्टेप्स हैं इनको आगे पीछे किया जा सकता है। प्रोविजन आखिर में लिख दें आप, पहले अपना डिसीजन लिख दें, उसके बाद आप केस को एक्सप्लेन कर दें। इसने इसी तरह किया है। सबसे पहले प्रोविजन लिखी है, प्रोविजन हम मोस्टली सबसे पहले ही लिख रहे होते हैं। सबसे पहले प्रोविजन लिखी है, उसके बाद साथ साथ एक्सप्लेनेशन करता जा रहा है, साथ साथ अपना डिसीजन बताता जा रहा है। तो शुएब जो है वो माइनर है, देयरफॉर शुएब इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टेड वाइड ए बी इनिशियो। द विंटेज कार कैन नॉट बी रिगार्डेड एज नेसेसरी गुड। वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ये वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बगैर शुएब मर जाता है, शुएब को ना मिलती तो। ये कोई रोटी नहीं है, ये कोई खाना नहीं है, ये कोई पानी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, आपने कई बार ये नारा सुना होगा किसी सियासी पार्टी का, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिकली नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो ये कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं है जो शुएब को प्रोवाइड की गई कि एक नायाब कार जो है वो उसके घर पे प्रोवाइड कर दी गई। Therefore, the seller cannot enforce payment for the vintage car against शुएब। तो शुएब के अगेंस्ट तो वो विंटेज कार की पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता। क्या इजाज़ मुनसिफ के साथ कर सकता है? क्यों भाई, इजाज़ मुनसिफ के साथ क्यों करेगा? उसके बाप के साथ उसे तो पता भी नहीं, वो तो इन्वॉल्व भी नहीं था। Similarly, इजाज़ मुनसिफ कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द कार विच हिज सन शुएब बॉट। तो शुएब ने खरीदी है, मिस्टर मुनसिफ क्यों उसका भाई लायबल होगा? ही वुड हैव बीन हेल्ड लायबल, वो उस सूरत में लायबल होता इफ़ हिज सन हैड आइदर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जॉइंटली विद हिम और ऑन हिज बिहाफ ऑफ इजाज़ मुनसिफ। अगर उसके साथ मिल के किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता, हमने ये इस तरह का एक केस डिस्कस किया है कि अगर माइनर और मेजर मिल के कॉन्ट्रैक्ट करें तो मेजर के खिलाफ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स हो सकता है। लेकिन इस केस में सिर्फ माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो जाके उसके अब्बे को कह रहा है कि भाई इसके जो कार लिया मुझे उसके पैसे दो। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता लॉ में। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको शुएब और इजाज़ मुनसिफ के अगेंस्ट जो है वो इन्फोर्स कर सकता है। हमने पहले शुएब का बताया कि भाई शुएब के खिलाफ तो बिल्कुल भी इन्फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि वो है वो माइनर है और ये कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं थी। उसके बाद हमने जो है इजाज़ मुनसिफ का बताया कि भाई इजाज़ मुनसिफ तो इन्वॉल्व ही नहीं था इस केस में, तो इजाज़ मुनसिफ के साथ किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स कर सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आप पढ़ लें। जो है ये एजेंट की बात जो आखिर में कर रहा है, ये एजेंसी वाला चैप्टर 10 उसमें हमने पढ़ना है एजेंट क्या होता है, एजेंसी क्या होती है। जो माइनर है वो एजेंट बन सकता है लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता। क्यों माइनर एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता? माइनर के एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी बातें चैप्टर 10 हमारा एजेंसी के नाम से एक चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इससे परेशान नहीं होना। जो इस चैप्टर का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ उसकी आपको अगर नहीं समझ आई तो परेशानी की बात है। तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, सिंपल सी बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। इतना सा क्वेश्चन लिखने का आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये पास पेपर का सवाल है, इसका मतलब है जब इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इसी तरह के सिनेरियो बना के वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है।
ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। स्प्रिंग 2017 में ये 4 मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। 4 मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ था, लेकिन वो ये था इसी चैप्टर से रिलेटेड और इसी जगह से आया था। क्या था? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक, भाई यहाँ से तो हम अपना आंसर शुरू करते हैं, आप क्वेश्चन ही शुरू कर रहे हो। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। ये तो भाई उसने वही बात कर दी तो हम बढ़ के आए हैं, पूछ क्या रहे हैं तो बता रहे हम। द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। उसने कहा कि भाई जो साउंड माइंड के लोग हैं और जो मेजर लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी, जो मेजोरिटी की एज को पहुंच चुका है, एंड विच इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, और वो साउंड माइंड का बंदा है, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है, इस तरह के लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे वो क्या कह रहा है? डिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर अ कॉन्टैक्ट। कोई ऐसा सर्कमस्टांस जो है वो हमें बताएं, ऐसे सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हो सकते हैं हमें बताएं जिसमें जो है वो एक इंसान कॉन्टैक्ट करने के काबिल नहीं होगा, डिस्पाइट मीटिंग अबव कंडीशन, अगरचे वो अबव कंडीशन को मीट भी कर रहा है, चाहे वो मेजर भी है, वो साउंड माइंड भी है, लेकिन फिर भी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी हैं, अभी पढ़ के आए हैं। सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी है हमने पढ़ी थी मेजर होना चाहिए, बिल्कुल ये बात उसने बता दी, मेजोरिटी की एज होनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था कि भाई साउंड माइंड होना चाहिए, ये भी उसने भी कह दिया कि भाई साउंड माइंड होना चाहिए। लेकिन जो तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि वो जो शख्स है वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ना हो, ये इसने नहीं लिखा। तो हम इस तरह के अशखास जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो 4 लिख देंगे तो हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिस्पाइट मीटिंग अबव कंडीशन, अबव कंडीशन मीट करने के बाद। अबव कंडीशन कौन सी है जो इसने अबव लिखी हुई है? एक मेजोरिटी वाली कंडीशन और एक साउंड माइंड वाली कंडीशन। ये 2 कंडीशनें मेट करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कौन है भाई वो बंदा? जो जेल में है, जो है वो एम्बेसडर है, जो इस तरह की 4 कंडीशंस, 5 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, लेकिन उनमें से आप 4 लिखते हैं। एक हमने जो कंपनी वाली भी है वो भी एंड में देख ली थी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसमें कोई भी आंसर मैंने इसका इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिखने वाली कोई बात नहीं है, सीधा सीधा टॉपिक आपको स्लाइड्स में भी मिल रहा है, आपको जो है वो आपकी बुक में भी मिल जाएगा। 4 लोग जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं, एक एलियन एनिमीज़ है, एक जो है फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, इसके अलावा जो है इम्प्रिजनमेंट में हैं जो लोग कैदी हैं, इसके अलावा कंपनीज़ हैं जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये पॉइंट चाहे आप छोड़ भी दें, लेकिन जो है पास पेपर का सोल्यूशन उसमें ये पॉइंट भी लिखा हुआ है कि जो कंपनीज़ हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसमें उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं दी हुई। इस तरह की कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ये वॉइड है। ये 4 बातें, 4-5 बातें अगर आप लिख देते तो आपको 4 मार्क्स मिल जाना था। इस तरह की सीधे से क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। ये टॉपिक आप तैयार कर दें, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप हल कर सकेंगे और आपके पास होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपने घर जाके इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है, इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको समझना है, ये जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं इनको देखना है, इनकी आपको समझ आ रही है। फिर इंशाल्लाह जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसका टेस्ट भी लेंगे, तब आपकी जो है वैल्यूएशन भी हो जाएगी कि आपको इन चैप्टर की कितनी समझ आई है। तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।